हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीच पर लेके आई हूँ ASRB नेट एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो कि हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये वाली वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, लेकिन जब मैंने वीडियो को चेक करा बनाने के बाद तो उस पूरी वीडियो में आवाज़ ही नहीं थी। लिटरली मेरे को इतना बुरा लगा था ना जब मैंने उस वीडियो को चेक करा। तो ये मत सोचना कि मैम बोल देते हैं, एक दिन करा देते हैं, फिर उसके बाद वीडियो अपलोड ही नहीं करते, क्योंकि मैंने वीडियो बनाई थी एंड जब मैंने वीडियो को चेक किया तो ना उस वीडियो में आवाज़ ही नहीं थी, वॉइस ही नहीं थी बिल्कुल भी, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। लेकिन आज मैं इसको दोबारा से बना रही हूँ एंड अपलोड कर रही हूँ, तो उसके लिए प्लीज़ सॉरी। तो हम शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। इन रिलेशन टू बैक्टीरियम ऑप्टिमल ग्रोथ रिक्वायरमेंट विच ग्रुप वुड यू एक्सपेक्ट टू बी मोस्ट लाइकली इन्वॉल्व इन डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट पाइल। यानी कि यहाँ पे हमें बैक्टीरियाज दिए गए हैं एंड यहाँ पे हमें बोला गया है वो कौन सा ग्रुप है जो कि इन्वॉल्व होता है डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट पाइल के अंदर। ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे एसिडोफाइल्स, साइक्रोफाइल्स, मीजोफाइल्स एंड थर्मोफाइल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारा राइट आंसर है वो है थर्मोफाइल्स। जो थर्मोफाइल्स हैं वो क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं इन द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट पाइल। एसिडोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि एसिड कंडीशंस के अंदर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। साइक्रोफाइल्स वो होते हैं जो हाईली कोल्ड टेम्परेचर के ऊपर क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। 0 to 15 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो सर्वाइव करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम साइक्रोफाइल्स बोलते हैं। एंड उसके बाद हम बात करें मीजोफाइल्स की, तो मीजोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो 20 से 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर सर्वाइव करते हैं, यानी कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं मीजोफाइल्स। उसके बाद हम बात करें थर्मोफाइल्स की, तो थर्मोफाइल्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि हायर टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव करते हैं, उनको हम बोलते हैं थर्मोफाइल्स। इसके बाद जो थर्मोफाइल्स हैं उनके बाद आते हैं हाइपर थर्मोफाइल्स। वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि थर्मोफाइल से भी ज़्यादा टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं हाइपर थर्मोफाइल्स। ये जो बैक्टीरिया हैं इनको हम आर्की बैक्टीरियाज के अंदर पढ़ते हैं। आर्की बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो हायर एक्सट्रीम टेम्परेचर के ऊपर सर्वाइव कर लेते हैं, यानी कि जो एक्सट्रीम कंडीशंस हैं उनके अंदर क्या कर लेते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, तो उनको हम बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। इसके अंदर आते हैं जैसे कि मिथेनोट्रोप्स हो गया, हेलो बैक्टीरिया हो गया, ऐसे बैक्टीरियाज को हम किसके अंदर पढ़ते हैं, आर्की बैक्टीरिया के अंदर पढ़ते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो कौन सा बैक्टीरिया है जो कि इन्वॉल्व होता है इन द डिकम्पोजिशन ऑफ कंपोस्ट पाइल, तो वो है हमारा थर्मोफाइल। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिकॉज द सोयल प्राइमरली इज एन फिल इन द ब्लैंक्स इन्वायरमेंट द एलिमेंट्स सच एज कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन विल टेंड टू बी इन द फिल इन द ब्लैंक स्टेट इन द सोयल। तो जो सोयल है वो प्राइमरली इन्वायरमेंट के अंदर कैसे कंडीशन के अंदर होती है, एरोबिक कंडीशन के अंदर होती है, यानी कि इन्वायरमेंट कैसा होता है, एरोबिक होता है। बाद में क्या होता है, ये जो हमें कंपाउंड्स दिए गए हैं जैसे कि कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर एंड आयरन, ये कैसी स्टेट में आ जाते हैं, ऑक्सीडाइज स्टेट में आ जाते हैं सोयल के अंदर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारे यहाँ पे क्या है, राइट आंसर है। उसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, is the process in which microorganisms are used as a food source resulting in nitrogen and phosphorus mineralization। तो ऑप्शंस दिए गए हैं हमें यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन, अमोनिफिकेशन, माइक्रोवाइवोरी एंड यूट्रोपिफिकेशन। हमें क्या पूछा गया है हमसे, इन द प्रोसेस इन विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड एज ए फूड सोर्स रिजल्टिंग इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिनरलाइजेशन। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं माइक्रोवाइवोरी। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे माइक्रोवाइवोरी, जिसके अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो यूज़ करते हैं एज ए फूड सोर्स रिजल्टिंग इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस मिनरलाइजेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है वो मैंने आपको कंप्लीट करा रखी है। एंड इसके बाद अमोनिफिकेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया इज नोन एज अमोनिफिकेशन। यूट्रोपिफिकेशन के अंदर क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है उनका जो कंटेंट है वो क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रोपिफिकेशन बोलते हैं।
इसके बाद हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, द रीजन इज वेयर ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड ऑन एंड इन द एरियल सरफेस प्लांट आर ग्रोन। यहाँ पे बोला गया है प्लांट का वो एरियल सरफेस जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं राइजोस्फीयर, राइजोप्लेन, फाइलोस्फीयर एंड माइक्रोफिल्म। तो एरियल सरफेस प्लांट के ऊपर जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फाइलोस्फीयर। एंड अगर यही बात आपको रूट रीजन के लिए बोली जाए, तो रूट रीजन की अगर हम बात करते हैं तो उस स्पेस को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं राइजोस्फीयर। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द फंक्शन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया इज। राइजोबैक्टीरिया ये क्या है, एक राइजोबैक्टीरिया एक बैक्टीरिया है, यानी कि इसका हमसे फंक्शन पूछा गया है। द फंक्शन ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग राइजोबैक्टीरिया, इसका फंक्शन क्या है। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, इनहिबिट करता है कॉम्पिटिंग बैक्टीरिया को बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबायोटिक्स, उसके बाद एनहांस करता है माइकोराइजल एक्टिविटी को, या फिर बोला गया है प्रोड्यूस्ड करता है बायोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंस को, या फिर ये प्रमोट करता है प्लांट ग्रोथ को बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल सब्सटेंसेस, यानी कि केमिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करके ये क्या करता है, प्लांट ग्रोथ को प्रमोट करता है। तो जैसे कि हमें यहाँ पे पूछा गया है राइजोबैक्टीरिया क्या है, एक ग्रोथ प्रमोटिंग बैक्टीरिया है, तो ये क्या करेगा, जो प्लांट है उसकी ग्रोथ को प्रमोट करेगा बाय प्रोड्यूसिंग केमिकल सिग्नल्स। एंड ये जो टॉपिक है ये मैंने कंप्लीट करवा रखा है, आप जो सोयल माइक्रोबायोलॉजी की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ से देखना ये कौन से केमिकल सिग्नल्स को प्रोड्यूस करता है। जैसे बहुत सारे जो बैक्टीरिया हैं, कोई ग्लूकोज को करता है, कोई न्यूक्लियोटाइड्स को करता है, कोई किसी चीज़ को करता है, तो उससे क्या होती है, जो प्लांट की ग्रोथ है उसको वो क्या करते हैं, प्रमोट करते हैं। इसके बाद हमें यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग जेनेरा सिंथेसाइज नोड फैक्टर इन ऑर्डर टू एक्टिवेट ए प्लांट टू अलो डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड। यानी कि वो कौन सा जेनेरा है जो कि सिंथेसाइज करता है नोड फैक्टर को सिंथेसाइज करता है और एक्टिवेट करता है प्लांट को फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड। तो ये किसकी प्रोसेस दी गई है हमें, ये हमें प्रोसेस दी गई है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रोसेस हमें दी गई है, जिसके अंदर जो राइजोबियम है वो क्या करता है, नोड फैक्टर को सिंथेसाइज करता है। नोड फैक्टर को सिंथेसाइज करने के बाद वो प्लांट के अंदर क्या करता है, वो इन्फेक्शन करता है और उससे क्या होता है, जो इन्फेक्शन थ्रेड है उसकी क्या होती है, फॉर्मेशन होती है, जिसके थ्रू जो बैक्टीरिया है वो प्लांट के अंदर एंटर कर जाता है और वो प्लांट के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करता है। ये यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे बोला गया है वो कौन सा जेनेरा है जो सिंथेसाइज करता है नोड फैक्टर को इन ऑर्डर टू एक्टिवेट ए प्लांट टू अलो डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड। ऑप्शंस है एग्रोबैक्टीरियम, सूडोमोनास, फ्रैंकी एंड राइजोबियम। तो यहाँ पे जो राइजोबियम है वो क्या करता है, सिंथेसाइज करता है नोड फैक्टर्स को और ये एक्टिवेट करता है प्लांट को टू अलो डेवलपमेंट ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड। एग्रोबैक्टीरियम हमें पता है ये क्या करवाता है, जीन ट्रांसफ़र के अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, बायोलॉजिकल जीन ट्रांसफ़र, जिसके अंदर ये क्या करता है, प्लांट के अंदर ट्यूमर को कोज कर देता है। तो ये एग्रोबैक्टीरियम का काम होता है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, द नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर्म ऑफ द राइजोबियम बैक्टीरिया इज कॉल्ड ए। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन फॉर्म है राइजोबियम बैक्टीरिया को, उसको हम क्या बोलेंगे। ऑप्शन है इन्फेक्शन थ्रेड, टी प्लाज्मिड, सिम्बायोसोम एंड बैक्टीरोइड। तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैक्टीरोइड। एंड अगर हम यहाँ पे बात करें तो राइजोबियम किसकी फॉर्मेशन कर रहा था, इन्फेक्शन थ्रेड, यानी कि प्लांट को इन्फ्लुएंस कर रहा था किसकी, नोड फैक्टर को रिलीज करके किसकी फॉर्मेशन करने में, इन्फेक्शन थ्रेड की फॉर्मेशन करने में, जिससे जो राइजोबियम है वो क्या कर जाता है, एंटर कर जाता है प्लांट के अंदर। टी प्लाज्मिड को बेसिक सा एक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ टी प्लाज्मिड के लिए। जो एग्रोबैक्टीरियम है वो क्या करता है, जो टी आई प्लाज्मिड है उसको क्या करता है, प्लांट के अंदर
इंजेक्ट करता है, यानी कि प्लांट के अंदर इंसर्ट कर देता है, जिससे क्या होता है, जो प्लांट है उसके अंदर डिजीज़ हो जाती है, जिससे वो प्लांट के अंदर क्या कर देता है, गोल की फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे हमें बोला गया है टी प्लाज्मिड, लेकिन वो कौन से को करता है, टी आई प्लाज्मिड को करता है। होता क्या है, अगर मैं आपको ये प्रोसेस बताऊं, ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हमारा एग्रोबैक्टीरियम होता है और ये हमारा प्लांट होता है। अगर इस प्लांट के ऊपर कोई वाउंड वगैरह आ जाता है तो ये प्लांट क्या करता है, फिनोलिक सब्सटेंस एसिटोसाइरिंजिन को क्या करता है, रिलीज़ करता है। एंड उसको जो ये एग्रोबैक्टीरियम है ये क्या करता है, सेंस करता है। सेंस करने के बाद जो वीर जी वीर ए हैं वो क्या होते हैं, उसको सेंस कर लेते हैं एंड एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके बाद वो क्या करते हैं, बाकी के जो वीर जीन्स हैं उनको स्टिमुलेट करते हैं। स्टिमुलेट करने के बाद यहाँ पे क्या होता है, जो टी आई प्लाज्मिड है उसको वीर डी, जो एंडोन्यूक्लियस के जैसे काम करता है, उसको कट करता है एंड यहाँ से कॉन्जुगेशन ट्यूब बनती है और यहाँ पे कॉन्जुगेशन ट्यूब की हेल्प से उसको यहाँ पे प्लांट के जीनोम के अंदर ट्रांसमिट कर दिया जाता है। वो क्या करेगा, यहाँ पे रेप्लिकेट करेगा। रेप्लिकेट करने के बाद यहाँ पे क्या होगा, इन्फेक्शन होगा। जो साइटोसिन ऑक्सीन है उनके जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, जिससे जो प्लांट है उसके अंदर ट्यूमर क्योज हो जाता है, यानी कि क्राउन गोल डिजीज़ कोज हो जाती है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम है वो क्या करता है, क्राउन गोल डिजीज़ को कोज करता है। लेकिन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं राइजोबियम के बारे में। राइजोबियम क्या करता है, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। ये पूरी की पूरी प्रोसेस मैंने आपको करा रखी है एंड ASRB पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके बाद हमसे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया। मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, तो जो मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया होते हैं जो कि मीथेन गैस को ऑक्सीडाइज करते हैं एंड ये कन्वर्ट कर देते हैं उसको कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, यानी कि मीथेन गैस को ऑक्सीडाइज करने के बाद कन्वर्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर। उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिथेनोट्रोपिक बैक्टीरिया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, एन ऑर्गेनिज्म इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर ग्रोथ, दिस ऑर्गेनिज्म इज एन। वो ऑर्गेनिज्म जो कि कम्प्लीटली डिपेंड होते हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के ऊपर अपनी ग्रोथ के लिए, उनको हम क्या बोलेंगे, तो उनको हम बोलेंगे ओब्लिगेट एरोब्स। उसके बाद हम यहाँ पे बात करें, the organism has an optimal growth rate when the hydrogen ion concentration is very high, this organism is n। जो ऑर्गेनिज्म है यानी कि जो ऑप्टिमल ग्रोथ रेट है, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे। ऑप्शंस हैं ओस्मोटोलरेंट, एसिडोफाइल, न्यूट्रोफाइल, एरोटोलरेंट, एनारोब्स। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलेंगे, इनको हम बोलेंगे ओस्मोटोलरेंट्स। फिर हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द टर्म फैकल्टेटिव एनारोब्स रेफर्स टू एन ऑर्गेनिज्म। फैकल्टेटिव एनारोब्स कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तो फैकल्टेटिव एनारोब्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ग्रो कर लेते हैं, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कंडीशंस भी मिलती है तो भी वो क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लेते हैं। उनको हम क्या बोलते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स बोलते हैं। तो यहाँ पे जब हम ऑप्शंस की बात करते हैं, हमें दिया गया है इनको लेस ऑक्सीजन की रिक्वायर होती है देन इन प्रेजेंट इन एयर। दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, ये यूज़ करते हैं, यूज़ ऑक्सीजन which when present or grow without oxygen when oxygen is absent, is killed by oxygen and does not use oxygen but tolerate it। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है ये क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑक्सीजन को when present or grow without oxygen when oxygen is absent। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ओब्लिगेट एनारोब कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो ओब्लिगेट एनारोब्स वो माइक्रोब्स होते हैं जो कि स्ट्रिक्टली क्या करते हैं, जो एनारोबिक कंडीशन यानी कि विदाउट द ऑक्सीजन क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। ऑक्सीजन की अब्सेंस में ही वो क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं, उनको हम बोलते हैं ओब्लिगेट एनारोब्स। तो यहाँ पे हमें ऑप्शन सेम दिए गए हैं, तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर है वो है इज किल्ड बाय ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। उसके बाद हमारे यहाँ पे आता है
एरोटोलरेंट एनारोब्स रेफर टू एन ऑर्गेनिज्म डेट, यानी कि एरोटोलरेंट एनारोब्स से आप क्या समझते हो? तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। डज नॉट यूज ऑक्सीजन बट कैन ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, is killed by oxygen, require less oxygen than is present in air, use oxygen when present or grow without oxygen when absent। तो जो एरोटोलरेंट एनारोब्स हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि ऑक्सीजन को यूज़ नहीं करते लेकिन वो ग्रो करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, उनको हम क्या बोलते हैं? एरोटोलरेंट एनारोब्स बोलते हैं। उसके बाद हमारे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, जैसे कि हमने एक कल्चर ब्रोथ ट्यूब ले लिया, जब हमने उसको सरफेस से देखा तो वो क्या था? बहुत ज़्यादा टर्बिड था, लेकिन जब हमने उसको थ्रो आउट यानी कि रेस्ट ऑफ द ट्यूब को देखा तो वो क्या थी? क्लियर थी। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है जो कि ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? एरोब्स हैं। इसका मतलब क्या है? जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है? एरोब्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे क्या है? राइट आंसर है। उसके बाद आता है हु वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, किसने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कि सच एज बैक्टीरिया को डिस्क्राइब किया? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं लुईस पाश्चर, रॉबर्ट कोच, फेने हेसे, एंटोन वॉन लेवेनहुक। तो जो एंटोन वॉन लेवेनहुक हैं उन्होंने सबसे पहले किसको डिस्क्राइब किया था? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्क्राइब किया था। एंड जो एंटोन वॉन लेवेनहुक हैं वही क्या है? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी हैं। एंटोन वैन लेवेनहुक को क्या थी? मतलब उनको शौक था, वो क्या करते थे? लेंसेज को ग्राइंड करते थे। लेंसेज को ग्राइंड करते करते उन्होंने किसकी डिस्कवरी की? माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की। एंड उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे सबसे पहले किसको देखा था? एनिमलक्यूल्स को देखा था। उसके बाद इरिथ्रोसाइट्स को देखा। उसके बाद उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा था। तो उन्होंने जब एनिमलक्यूल्स को देखा तो उन्होंने यानी कि उन्होंने छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखा था, तो उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? उन्होंने उसको नाम दिया था एनिमलक्यूल्स। आज के दिन उन एनिमलक्यूल्स को हम प्रोटोजोआ के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किसने डिस्क्राइब किया था? वो किया था एंटोन वॉन लेवेनहुक ने। अगर हम बात करते हैं लुईस पाश्चर की, तो लुईस पाश्चर मॉडर्न फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बोला जाता है, यानी कि मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी के फादर कौन है? वो हैं लुईस पाश्चर। लुईस पाश्चर ने माइक्रोबायोलॉजी के फील्ड में बहुत ज़्यादा क्या किया है? अपना योगदान प्रोवाइड किया है। इन्होंने पाश्चराइजेशन की प्रोसेस डिस्कस की है, यानी कि उसको डिस्कवर किया है पाश्चराइजेशन की प्रोसेस को। पाश्चराइजेशन हम मिल्क को पाश्चराइज करने के लिए यूज़ करते हैं। पाश्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर स्पोर्स हैं वो किल नहीं होते हैं, लेकिन बाकी की जो कंडीशंस होती हैं, कोई भी कंटामिनेशन होती है वो क्या हो जाती है? पाश्चराइजेशन से किल हो जाती है। पाश्चराइजेशन दो टाइप का होता है, हायर टेम्परेचर शॉर्टर टाइम, लोअर टेम्परेचर हायर टाइम, दो टाइप का होता है। एक को हम होल्डर मेथड बोलते हैं, एक को हम फ्लैश मेथड बोलते हैं। तो ये होता है पाश्चराइजेशन के अंदर। उसके बाद जो पाश्चराइजेशन है उन्होंने स्वान नेक एक्सपेरिमेंट को किया था, जिसके थ्रू उन्होंने थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन को डिस्प्रूव किया था। अब हम बात करें रॉबर्ट कोच की, तो जो रॉबर्ट कोच थे उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज़ को क्या किया था? इन्होंने डिस्कस किया था। एंड इन्होंने अपने पोस्टुलेट्स दिए थे, और इन्होंने बैसिलस एंथ्रेक्स, जो एंथ्रेक्स को डिजीज़ कोज करता है, उसको क्या किया था? इन्होंने इंट्रोड्यूस्ड किया था, यानी कि उसके बारे में इन्होंने बताया था। उसके बाद हम बात करें फेने हेसे की, तो फेने हेसे ने जो अगार है उसका इंट्रोडक्शन दिया था एज ए कल्चर मीडियम फॉर ग्रोइंग बैक्टीरिया के लिए। तो जो फेने हेसे हैं उन्होंने अगार मीडियम के बारे में बताया था। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द फर्स्ट सक्सेसफुल सॉलिड मीडियम फॉर कॉलोनी प्यूरिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे सॉलिड मीडियम क्या है? वो है अगार मीडियम। अगार मीडियम को हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं फॉर कॉलोनी प्यूरिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के लिए। उसके बाद हमें यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, द मोस्ट कॉमनली एनकाउंटर्ड बैक्टीरिया आर रफली स्पेरिकल, द माइक्रोबायोलॉजिकल टर्म डिस्कसिंग दिस शेप इज। तो इस शेप को हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कोकस शेप। यहाँ पे दिया गया है जो अनदर नेम बैक्टीरियल शेप इज डेट, रोड शेप का कोई बैक्टीरिया है उसको अनदर नेम हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं बैसिलस।
जो बैसिलस और जो क्लोस्ट्रीडियम है वो दोनों क्या करते हैं, एंडोस्पोर को प्रोड्यूस्ड करते हैं। एंड जो बैसिलस है वो ग्राम पॉजिटिव होता है और वो रोड शेप का होता है। और जो एंडोस्पोर्स हैं वो हाईली एक्सट्रीम कंडीशन यानी कि जो हाईली रेजिस्टेंस कंडीशन है उनके अंदर क्या कर जाते हैं, वो सर्वाइव कर जाते हैं। उसके बाद हम बात करें ग्राम